अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। एक तरफ मुल्क की सियासी क़यादत सियासी मामलात में उलझी हुई है, मुल्क को एक शतरंज की बिसात बनाया हुआ है जिसमें एक लीडर अपनी ही सूबाई हुकूमतें गिराकर फतह का ऐलान करता है तो दूसरा लीडर 9 महीने पुराने इस्तीफे कबूल करके अपनी फतह का ऐलान कर देता है। मगर दूसरी तरफ मुल्क के लिए डिफ़ॉल्ट का खतरा बढ़ता जा रहा है और इन सियासी हालात में हुकूमत अहम मुआशी फैसले करने से डर रही है और मुल्क को मजीद खतरे में डाल रही है। हुकूमत मुसलसल मुआशी मसाइल से निकलने के लिए दोस्त ममालिक की तरफ देख रही है और दोस्त ममालिक मार्केट्स और बैनुल-अक़वामी इदारे IMF की तरफ देख रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 12 दिन पहले ऐलान किया था कि IMF का वफ़द 3 दिन में पाकिस्तान आ जाएगा, मगर IMF का वफ़द बांग्लादेश तो चला गया और उनका प्रोग्राम फाइनल भी हो गया, मगर पाकिस्तान आने का कोई नामो निशान नहीं है। पाकिस्तान के सिर्फ $4.25 अरब के ज़रिए मुबादला के ज़खायर हैं और वो भी दोस्त ममालिक से उधार लिए हुए हैं और दरामदाद और तरसीलात ज़र दोनों गिर रही हैं, जबकि बांग्लादेश के $34 अरब के अपने ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। तरसीलात ज़र मुस्तहकम हैं और बरामदाद हर माह नया रिकॉर्ड बना रही हैं। दिसंबर के महीने में भी नया रिकॉर्ड बनाया है और इसके बावजूद बांग्लादेश के IMF से मामला तय पा गए हैं। बांग्लादेशी हुकूमत ने आज इंडस्ट्री, पावर और कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में 179% का इजाफा कर दिया। पिछले साल जून में रिटेल सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में 23% का इजाफा किया था। अब से कुछ दिन पहले बांग्लादेशी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में 5% का इजाफा कर दिया था। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर के रेट में फर्क बढ़ा तो बांग्लादेशी हुकूमत ने डॉलर के मुकाबले में बांग्लादेशी टके को गिरने दिया ताकि ये फर्क कम हो सके और तरसीलात ज़र ना गिरें और बरामदाद मुतासिर ना हो। मगर पाकिस्तान में फैसला ही नहीं हो पा रहा है और इस मुश्किल सूरत हाल में आज शहबाज राना की खबर के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने जो इस माली साल के लिए $1.1 अरब का कर्ज मंजूर किया था उसमें अगले माली साल तक के लिए ताखीर कर दी है। हुकूमत को उम्मीद थी कि वर्ल्ड बैंक की $45 करोड़ की एक किस्त इस जनवरी में मिल जाएगी, जिसके बाद मजीद $45 करोड़ का एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने अपना कर्जा वर्ल्ड बैंक से कर्जे की मंजूरी से मुंसलिक किया हुआ था। मगर अब वर्ल्ड बैंक की तरफ से ताखीर किए जाने के बाद हुकूमत को इस माली साल में मजीद $1.5 अरब की कमी का सामना है, क्योंकि इस माली साल में 30 से 32 अरब डॉलर्स की बैरूनी अदायगियों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए हुकूमत ने $2.9 अरब वर्ल्ड बैंक से मिलने का तखमीना लगाया था। मुत्तहिदा अरब अमारात ने $1 अरब देने का ऐलान किया है और सऊदी अरब ने मजीद $2 अरब देने के लिए जायज़ा लेने का ऐलान किया है, मगर हुकूमत ने अभी तक ये नहीं बताया है कि इन दोनों ममालिक से पैसे किस तारीख तक मिल जाएंगे। आज गवर्नर स्टेट बैंक ने दावा कर दिया कि अगले हफ्ते से पाकिस्तान को डॉलर्स आना शुरू हो जाएंगे। इनफ्लोज को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर भी बहुत सारी एफर्ट्स आपको पता जारी हैं और अभी रिसेंटली आपने देखा भी होगा कि काफ़ी सारी अनाउंसमेंट्स भी हुई हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से ऑनवर्ड जो है इसमें इनफ्लोज भी आने शुरू हो जाएंगे। तो उसके नतीजे में हमारी जो रिजर्व्स के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है, आपको पता है कि हमारे रिजर्व्स इस वक्त जो है वो काफ़ी लो लेवल के ऊपर आ गए, लेकिन इत्मीनान रखें कि इससे ऊपर बस अब हमारे रिजर्व इंशाल्लाह पढ़ने शुरू होंगे और जो पाइपलाइन में चीज़ें हैं वो अभी मटीरियलाइज इंशाल्लाह बहुत जल्द होनी शुरू हो जाएंगी और उससे रिजर्व्स में इजाफा होगा तो हमारी कैपेसिटी टू फैसिलिटेट बिजनेस जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। मगर ऐसे दावे हुकूमत भी बार बार कर चुकी है। दिसंबर के शुरू में वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने हमारे प्रोग्राम में दावा किया था कि सऊदी अरब से $3 अरब 2 हफ्तों में आ जाएंगे, वो अभी तक नहीं आए हैं। इस वक्त सबकी नज़रें IMF प्रोग्राम की बहाली पर है और IMF की नज़रें हुकूमत पाकिस्तान पर हैं कि वो शराइत पूरी करे तो प्रोग्राम बहाल होगा। रुपया इंटरबैंक में आहिस्ता आहिस्ता गिर रहा है और $228.91 का हो गया है, मगर ओपन मार्केट में इनफॉर्मल रेट $260 से ऊपर है। LCs ना खुलने की वजह से लोकल इंडस्ट्री और एक्सपोर्टर्स दोनों ही परेशान हैं और आज गवर्नर स्टेट बैंक को भी ताजरों की सख्त तनकीद और सवालात का सामना करना पड़ा और अब खदशात हैं कि आने वाले दिनों में दालों, खाने पीने के तेल, पेट्रोल और डीजल, दवाइयों और दीगर रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया की कमी हो सकती है, क्योंकि बैंक्स LCs नहीं खोल रहे हैं। हालांकि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार बार बार यकीन दहानी करा रहे हैं, जबकि कुछ अशिया की स्मगलिंग भी जारी है, मगर हुकूमत फैसले करने में ताख़ीर कर रही है और मईशत के लिए खतरात बढ़ते जा रहे हैं। IMF की डिमांड्स हैं कि हुकूमत एक्सचेंज रेट में मुदाखलत ना करे और उसे मार्केट पर छोड़ दे, बिजली गैस की कीमतों में इजाफा करे और नुकसानात कम करे, डीजल पर लेवी को ₹32.5 से बढ़ाकर ₹50 करे और पेट्रोल और डीजल पर सेल्स टैक्स भी लगाए और टैक्स टारगेट हासिल करने के लिए मजीद टैक्स लगाए। और इस सब में ओगरा ने हुकूमत को गैस की कीमतों में 74% इजाफे की समरी भेज दी है और कानून के मुताबिक अगर हुकूमत ने 40 दिन में इसकी मंजूरी नहीं दी तो ये इजाफा खुद ब खुद नाफिज हो जाएगा। मगर अहम बात यह कि ओगरा ने जून 2022 में भी गैस की कीमतों में 45% इजाफे का फैसला किया था और हुकूमत ने IMF से वादा भी किया था, मगर हुकूमत ने 7 माह से इस फैसले पर अमल दरामद नहीं होने दिया। और जंग और द न्यूज़ में खालिद मुस्तफ़ा की खबर के मुताबिक हुकूमत ने गैस की कीमत के निज़ाम को बदलने का फैसला किया है और अब घरेलू सारिफीन के लिए 6 की जगह 9 स्लैब्स होंगे। पहले स्लैब की कैटेगरी वाले सारिफीन की कीमतों में कोई इजाफा नहीं होगा।
मगर 2 से 3 स्लैब के लिए 25 से 30% इजाफा होगा। तीसरी से चौथी स्लैब के लिए 100%, चौथी से 5वीं स्लैब के लिए 300% इजाफा होगा। जबकि आखिर में 6 से 9 स्लैब्स के सारिफिन को 3,230 रुपए फी MMBTU अदायगी करना होगी। मगर ये वाज़ेह हो कि एक आम सारिफ के लिए LPG सिलेंडर 4,200 रुपए फी MMBTU की बुलंद कीमत पर दस्तियाब है और मुल्क में 2/3 अवाम के पास गैस का कनेक्शन ही नहीं है। सितंबर 2020 के बाद से हुकूमत ने गैस की कीमतों में इजाफा ही नहीं किया है और 2 गैस की कंपनीज के नुकसानात 677 अरब रुपए पर पहुंच चुके हैं। और अगर यही सूरत हाल रही तो जून 2023 तक 757 अरब रुपए तक पहुंच जाएंगे। जबकि ऑयल एंड गैस सेक्टर का टोटल सर्कुलर डेट, गर्दिशी कर्जा 1600 अरब रुपए पर पहुंच चुका है और IMF को इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हुकूमत ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना चाहती है, बार बार दूर करने के वादे भी करती है। खबर के मुताबिक इन 1600 अरब रुपए में से 750 अरब रुपए हुकूमत गैस की कीमतों में इजाफे से रिकवर करेगी, जबकि बाकी 850 अरब रुपए मुनाफा कमाने वाली ऑयल एंड गैस कंपनीज के डिविडेंड से कवर किए जाएंगे। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने भी इसका जिक्र किया था, मगर कोई पेशरफ सामने नहीं आई है। और मुश्ताक घुम्मन की खबर के मुताबिक IMF ने हुकूमत से 7.5 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमतों में इजाफे का मुतालबा कर दिया है ताकि सारिफिन से 700 अरब रुपए की रिकवरी की जा सके, क्योंकि हुकूमत ने IMF से जो माजी में कमिटमेंट की वो पूरी नहीं की। हुकूमत ने जुलाई 2022 तक 7 रुपए 91 पैसे फी यूनिट बिजली की कीमतों में इजाफे का वादा किया, मगर सिर्फ जुज़वी तौर पर ही इजाफा किया। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को भी सार्फिन को पास ऑन करने के बजाय हुकूमत ताखीर करती रही है। हुकूमत ने IMF से 93.8% बिल्स की रिकवरी का वादा किया, मगर वो भी 90% से कम रही। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस भी 15.83% करने का वादा किया, मगर वो भी 17% से ऊपर रहे। बिजली की खपत भी टारगेट से कम रही है। फिर हुकूमत ने पावर सेक्टर के लिए 200 अरब रुपए की इजाफी सब्सिडी की मंजूरी दे दी। हालांकि IMF ने वाजे किया था कि वो गरीब तबके को टारगेटेड सब्सिडीज के अलावा किसी भी सब्सिडी की मंजूरी नहीं देगा। गुज़िश्ता दिनों साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ पाशा ने अपने आर्टिकल में लिखा था कि अगर हुकूमत ने IMF की शराइत मान ली तो महंगाई जो पहले 25% है वो 10% बढ़कर 35% हो जाएगी। मगर अगर IMF प्रोग्राम बहाल ना हुआ और पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट किया तो महंगाई 50% से भी ऊपर चली जाएगी और ज़रूरी अशिया की कमी अलग पैदा हो जाएगी, जैसा कि डिफ़ॉल्ट करने के बाद श्रीलंका में हुआ और महंगाई 60% से ऊपर पहुंच चुकी है। और तशवीश की बात यह है कि श्रीलंका में भी डिफ़ॉल्ट से पहले यही बहस जारी थी जो पाकिस्तान में हो रही है। IMF से मुज़ाकरात की बातें हो रही थी, मगर वहाँ की हुकूमत भी शराइत मानने के लिए तैयार नहीं थी। पाकिस्तान की तरह श्रीलंका का तिजारती खसारा 3 अरब डॉलर्स पर पहुंच चुका था। ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से गिर रहे थे और आज़ादी के बाद श्रीलंका 74 सालों में 16 दफ़ा IMF के प्रोग्राम में जा चुका है, यानी पाकिस्तान जैसी ही कहानी है। मगर श्रीलंका की हुकूमत खसारे कम करने के बजाय टैक्स में कटौती करके अवाम में मकबूल होने के इकदाम कर रही थी। श्रीलंका और दुनिया के मुआशी तज्ज़ियाकार कह रहे थे कि श्रीलंका को फौरी तौर पर सख्त इकदाम करने की ज़रूरत है, IMF प्रोग्राम की ज़रूरत है। मगर श्रीलंकन हुकूमत को उम्मीद थी कि दोस्त ममालिक उसे डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे। चीन और इंडिया भी इमदाद देकर डिफ़ॉल्ट से बचा लेंगे और इसकी वजह यह थी कि गुज़िश्ता बरसों में दोस्त ममालिक श्रीलंका की मदद करते आए थे। इसलिए हुकूमत को एतमाद था कि IMF के प्रोग्राम में जाकर सख्त फैसले करने और महंगाई करके गैर मकबूल होने से बेहतर है कि दोस्त ममालिक पर इन्हिसार किया जाए। मगर कोरोना के बाद टूरिज्म मुतासिर होने और चाय की फसल मुतासिर होने के बाद श्रीलंका के मसाइल मुसलसल बढ़ते चले गए और ज़र मुबादला के ज़खायर मुसलसल गिरते चले गए। रेटिंग्स डाउनग्रेड होती चली गई। बैनुल अक़वामी मार्केट से मजीद कर्ज लेने के इम्कानात ख़त्म होते चले गए। दरामदात पर पाबंदियाँ लगाई गई। मुल्क में डॉलर्स का इनखला रोकने के लिए उसे कंट्रोल किया गया। डॉलर की कदर को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। मगर पाकिस्तान की तरह इंटरबैंक और ओपन मार्केट का फ़र्क बढ़ता चला गया। ब्लैक मार्केट में डॉलर महंगा होता चला गया। तरसीलात ज़र गिरती चली गई क्योंकि लोग ऑफिशियल चैनल्स के बजाय हुंडी हवाले से पैसे भेजने लगे। दोस्त ममालिक की मजीद इमदाद नहीं आई और श्रीलंका के ज़र मुबादला के ज़खायर ख़त्म हो गए और मुल्क बैरूनी अदायगियों पर डिफ़ॉल्ट कर गया। और श्रीलंका के स्टेट बैंक के गवर्नर और हुकूमत दोनों ने बाद में माना कि हुकूमत को बहुत पहले IMF की शराइत मानकर उसके प्रोग्राम में चले जाना चाहिए था। अगर ऐसा कर लेते तो डिफ़ॉल्ट से बच जाते और ये सूरत हाल ना होती। मगर श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया और श्रीलंकन हुकूमत 200 रुपये पर डॉलर रोकने की कोशिश कर रही थी। मगर डिफ़ॉल्ट के बाद एक डॉलर 360 श्रीलंकन रुपये के बराबर हो गया। श्रीलंकन हुकूमत IMF की शराइत इसलिए नहीं मान रही थी कि पहले ही महंगाई 18% की बुलंद सतह पर थी और IMF की शराइत से महंगाई और बढ़कर 25 से 30% हो जाती। मगर श्रीलंका ने डिफ़ॉल्ट किया तो महंगाई 60% पर चली गई। पेट्रोल, डीजल, अद्वियात और खाने पीने की अशिया का बहरान पैदा हो गया। अवाम की लंबी लंबी लाइनें लग गईं और अवाम ने हुकूमत का ही तख्ता उलट दिया और हुक्मरानों को मुल्क से भागना पड़ गया। और आज श्रीलंका को डिफ़ॉल्ट किए हुए 8 माह हो चुके हैं, मगर मुल्क संभल नहीं पा रहा है। 8 माह से श्रीलंका की हुकूमत 2.9 अरब डॉलर्स के IMF प्रोग्राम में जाने की कोशिश कर रही है, मगर अभी तक कामयाब नहीं हो पा रही है क्योंकि IMF की शराइत पूरी करने के लिए अब श्रीलंका को दोस्त ममालिक से लिया गया अपना कर्ज रीस्ट्रक्चर कराना है।
इसलिए अब श्रीलंका एक दोस्त मुल्क का दरवाज़ा खटखटाता है और फिर कभी दूसरे मुल्क का दरवाज़ा खटखटाता है। पहले श्रीलंकन हुकूमत खुद IMF प्रोग्राम में जाने को तैयार नहीं थी और अब नई हुकूमत IMF की बहाली की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इस हफ्ते इंडिया की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो श्रीलंका के कर्जों की अदायगी के रिस्ट्रक्चरिंग प्लान को सपोर्ट करेगा, मगर श्रीलंका को अभी भी ऐसी ही सपोर्ट चीन, जापान और पेरिस क्लब के कर्जों पर दरकार है, क्योंकि दोस्त ममालिक भी गुज़िश्ता 8 माह से इसलिए हिचकिचा रहे हैं क्योंकि वो श्रीलंका को दिए गए कर्ज पर कम से कम नुकसान करना चाहते हैं और साथ ही वो श्रीलंका से ये मुतालबा कर रहे हैं कि अगर वो बैरूनी कर्जे को रिस्ट्रक्चर करे तो अपने लोकल कर्जे को भी रिस्ट्रक्चर करे। और श्रीलंका के आवाम का बुरा हाल है, 60% की बुलंद महंगाई है, अब भी पेट्रोल, डीजल, दवाइयों और खाने पीने की अशिया की कमी का सामना है और 8 माह से बहरान जारी है। और दूसरी तरफ इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में डॉलर का ऑफिशियल रेट 228 रुपये 91 पैसे है, मगर मार्केट में डॉलर 260 रुपये से ऊपर ही दस्तियाब है और इसकी वजह से भी पाकिस्तान की बरामदात पर शदीद दबाव है, जबकि तरसीलात ज़र भी हुंडी हवाले से आ रही हैं। दिसंबर में पाकिस्तान की बरामदात 17% गिरकर 2.3 अरब डॉलर्स पर आ गई, मगर बांग्लादेश ने तारीख की सबसे ज़्यादा 5.37 अरब डॉलर्स की बरामदात की। बांग्लादेश की तरसीलात ज़र में भी इजाफा हुआ और वो 1.7 अरब डॉलर्स पर रही, मगर पाकिस्तान की तरसीलात ज़र 19% गिर गई। और परेशान कौन बात यह है कि तेल की कीमतें बढ़ने के बाद सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात और दीगर तेल पैदा करने वाले ममालिक की मईशतें बेहतर हो गई हैं। पाकिस्तानी भी ज़्यादा बाहर जा रहे हैं, मगर सऊदी अरब से पाकिस्तान आने वाली तरसीलात ज़र दिसंबर में 18% गिर गई। मुत्तहदा अरब अमारात से आने वाली तरसीलात ज़र 27% गिर गई। इस हवाले से टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ ने अपनी रिपोर्ट में तफसीलात बताई हैं और पाकिस्तान का मवाजना बांग्लादेश और श्रीलंका से किया है कि कैसे इंटरबैंक और अनऑफिशियल ओपन मार्केट रेट में बड़ा फ़र्क हुंडी हवाले में इजाफा कर रहा है। टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया बरसों में श्रीलंका की तरसीलात ज़र में तेज़ी से कमी देखी गई है। दिसंबर 2020 में श्रीलंका में 81 करोड़ डॉलर्स की तारीखी तरसीलात ज़र आई थी, मगर फिर 2021 में तरसीलात ज़र तेज़ी से गिर गई क्योंकि श्रीलंका में डॉलर के आउटफ्लो पर पाबंदियों की वजह से ओपन मार्केट और इंटरबैंक में डॉलर के रेट का फ़र्क 20% तक पहुंच गया था और इसलिए लोग हुंडी हवाले से पैसे भेजने लगे थे। श्रीलंका के ज़र मुबादला के ज़खायर जो दिसंबर 2020 में 5.7 अरब डॉलर्स पर थे, वो दिसंबर 2021 में गिरकर 3.1 अरब डॉलर्स रह गए थे। ओपन मार्केट और इंटर बैंक रेट में फ़र्क बढ़ता चला गया और तरसीलात ज़र जो दिसंबर 2020 में 81 करोड़ डॉलर्स माहाना पर चली गई थी, वो एक साल बाद दिसंबर 2021 में गिरकर 32 करोड़ डॉलर्स पर आ गई और फिर फरवरी 2022 में मजीद गिरकर सिर्फ 20 करोड़ डॉलर्स रह गई। मगर श्रीलंकन हुकूमत ने करेंसी को डीवैल्यू होने दिया, ना ही IMF प्रोग्राम में गई और फिर श्रीलंका ने डिफॉल्ट कर दिया। करेंसी 50% से ज़्यादा गिर गई और महंगाई 3 गुना से ज़्यादा बढ़ गई और अब श्रीलंका कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए दोस्त ममालिक की मिन्नतें करता फिर रहा है ताकि IMF प्रोग्राम में जा सके। और फरवरी 2022 में तरसीलात ज़र महज 20 करोड़ डॉलर्स जाने के बाद बेहतर होना शुरू हुई और नवंबर में 38 करोड़ डॉलर्स पर आ गई, मगर अब भी दिसंबर 2020 के 81 करोड़ डॉलर्स के आधे से भी कम है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में भी यही रुझान देखा गया था। मई 2021 के बाद बांग्लादेश की भी तरसीलात ज़र गिरना शुरू हो गई और मई 2021 में 2.2 अरब डॉलर्स की सतह से गिरकर फरवरी 2022 में 1.49 अरब डॉलर्स पर आ गई। इस अरसे में बांग्लादेश के ज़र मुबादला के ज़खायर तो गिर रहे थे, मगर बांग्लादेशी हुकूमत अपनी करेंसी की ऑफिशियल वैल्यू को गिरने नहीं दे रही थी और इसके नतीजे में बांग्लादेशी करेंसी टका के ऑफिशियल रेट और अनऑफिशियल रेट में 15 से 20% का फर्क आ गया और फिर 2022 में बांग्लादेशी करेंसी का ऑफिशियल रेट 17% गिरकर ऑफिशियल रेट और अनऑफिशियल मार्केट रेट का फर्क कम हुआ तो दिसंबर 2022 में बांग्लादेश की तरसीलात ज़र 1.7 अरब डॉलर्स पर पहुंच गई, जो फरवरी 2022 के 1.49 अरब डॉलर से 13% ज़्यादा हैं। बांग्लादेश ने 4.5 अरब डॉलर्स के IMF प्रोग्राम पर इत्तफाक किया है। हालांकि बांग्लादेश के ज़र मुबादला के ज़खायर 34 अरब डॉलर्स हैं, मगर 2022 में तिजारती खसारे के बाइस ये ज़खायर 42 अरब डॉलर से गिरकर 34 अरब डॉलर्स हुए और पहले ही बांग्लादेश ने IMF की शराइत पूरी करने के लिए करेंसी और पेट्रोल डीजल की कीमतों को एडजस्ट कर लिया, मगर पाकिस्तान में सिर्फ 4.25 अरब डॉलर्स के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं और वो भी दोस्त ममालिक के हैं। मगर हम सोच रहे हैं कि हम IMF की शराइत माने या ना माने। टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक जब भी पाकिस्तान में इंटरबैंक और ओपन मार्केट के अनऑफिशियल रेट का फ़र्क बढ़ा है तो पाकिस्तान की तरसीलात ज़र गिरी हैं। 1998 में एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान पर पाबंदियां लग गईं। ज़र मुबादला के ज़खायर 11.5 अरब डॉलर्स की सतह से गिरकर महज 50 करोड़ डॉलर्स रह गए। ऑफिशियल और अनऑफिशियल डॉलर रेट का फ़र्क 20% तक बढ़ गया। इस फ़र्क के बढ़ने और फॉरेन करेंसी अकाउंट्स मुंजमद होने के नतीजे में 1999 में तरसीलात ज़र 29% गिरकर 1.1 अरब डॉलर्स रह गई और फिर सन 2000 में मजीद 7% गिरकर 98 करोड़ डॉलर्स पर आ गई।
फिर पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में गया। 1999 से 2000 के दरमियान करेंसी 21% गिरी, ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हुए और तरसीलात ज़र 2002 में 102% बढ़कर 2.4 अरब डॉलर्स हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक अगर इंटरबैंक और ओपन मार्केट के फ़र्क को बरकरार रहा तो पाकिस्तान की तरसीलात ज़र मज़ीद गिरने का इम्कान है। यानी पाकिस्तान के अपने माजी के हक़ाइक़ और इस वक्त दीगर ममालिक के जो हालिया हक़ाइक़ हैं उनसे मवाजना ये वाज़ेह कर रहा है कि ऑफिशियल और अनऑफिशियल रेट में 30 से 32 रुपए का फ़र्क मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान पहुँचा रहा है। अगर इसाक़दार समझते हैं कि डॉलर की असल वैल्यू 229 रुपये है तो फिर ओपन मार्केट में भी डॉलर का रेट 260 रुपये का नहीं होना चाहिए, और अगर वो कम नहीं हो सकता तो इंटरबैंक में 229 रुपये का रेट मसनूई है और मुल्क को नुकसान पहुँचा रहा है। टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में इसाक़दार के वज़ीर ख़जाना बनने के बाद पाकिस्तान की तरसीलात ज़र 16% गिर चुकी हैं। इसके अलावा ना तो इसाक़दार IMF की डिमांड्स के मुताबिक डीजल पर पेट्रोलियम लेवी को 50 रुपये कर रहे हैं और ना ही सेल्स टैक्स लगा रहे हैं। आज रोज़नामा जंग और द न्यूज़ में मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ IMF की डिमांड्स के तहत 400 अरब रुपए तक के इजाफी टैक्सेस और बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे से हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल में ये मुश्किल फैसले करना और IMF प्रोग्राम बहाल करवाना उन्हें मुश्किल लग रहा है। मगर हुकूमत के अपने टॉप पॉलिसी मेकर्स समझते हैं कि मईशत को फौरी फैसले करने और IMF प्रोग्राम की बहाली की ज़रूरत है, वरना हर गुजरते दिन के साथ मईशत को फैसलों में ताख़ीर की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और दिलचस्प बात यह है कि इसी एक प्रोग्राम के लिए जिस वज़ीर ख़जाना ने भी बड़े बड़े दावे किए उसने मईशत का नुकसान भी किया और बाद में IMF की सख्त से सख्त शराइत भी माननी पड़ी। देखिए असद उमर वज़ीर ख़जाना बनने के बाद कितने बड़े बड़े दावे किए। मुआहदा सिर्फ उन शराइत के ऊपर होना चाहिए जो पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जरूरी है। इसलिए हम जल्दी नहीं कर रहे, IMF के पास जाएंगे तो उन शराइत के ऊपर जाएंगे जो पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी में हो। अगर वो शराइत नहीं मिलेंगे तो ये भी आपको बता दूं, और ये बाकी सारे अंग्रेजी बोलने वालों को, ये खुददार कौम है, इंशाअल्लाह ताला वो फैसले करेंगे जो हमारे ख्याल में अवाम की बेहतरी के लिए हैं। फिर मुल्क के डिफ़ॉल्ट की बातें होने लगी, ज़र मुबादला के ज़खायर कम होने लगे, दोस्त ममालिक से मदद मांगी गई और फिर इमरान खान ने असद उमर को वज़ारत ख़जाना के अहदे से हटा दिया और डॉक्टर हफीज़ शेख को वज़ीर ख़जाना लगा दिया। IMF की मज़ीद शराइत भी मानना पड़ी और बाद में इमरान खान ने तस्लीम किया कि IMF प्रोग्राम में देर से जाना गलती थी। फिर शौकत तरीन डॉक्टर हफीज़ शेख पर बहुत तनकीद करते थे, फिर ख़ुद वज़ीर ख़जाना बने तो शराइत भी मानना पड़ी और वो ये कहते थे हमने $500 मिलियन लिए थे तो हमने इनसे वादे जो किए थे वो ये थे कि 700 अरब रुपए के हम जो है टैक्स या एग्जम्पशंस कम करेंगे, 4 रुपए 95 पैसे के टैरिफ बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा ये तो भाईजान आपने पैसे ले लिए और हमने अपने बोर्ड से ये सारा अप्रूवल करवाया हुआ है, हम अपने बोर्ड के पास कैसे जाएंगे कि जनाब वो तो अभी इसको इम्प्लीमेंट करने को तैयार ही नहीं है। पॉलिसी जो डिसीजन आपने हमारे साथ एग्री किए थे आपने उनको इम्प्लीमेंट करना। ये कई चीजें तो मजबूरी में हमें करनी पड़ रही है। एक तो IMF का वैसे रवैया हमारे पास सख्त, जियो पोलिटिकल आपको सिचुएशन का पता है क्या हुआ है और अफगानिस्तान के बाद क्या हुआ। फिर नून लीग की हुकूमत आई तो इसाक़दार भी मिफ्ता इस्माइल पर शदीद तनकीद करते थे और गुज़िश्ता महीने भी ये दावे कर रहे थे। तो अब आप वेट कर रहे हैं ना, अक्टूबर में आना था IMF की डेलीगेशन को, नहीं आया। IMF की इंस्टॉलमेंट मिलनी थी, नहीं मिली। आई डोंट केयर शाहजेब साहब, आई डोंट केयर अगर नहीं आते तो मैंने को मिनटें नहीं करनी उनकी, मैंने अपने पाकिस्तान के मामला को देखना है। दे आर मोस्ट वेलकम, वी आर डीलिंग विद देम ऑन वीकली बेसिस। अब वो हमारा 9th रिव्यू टोटली इन ऑर्डर है, हर चीज इन ऑर्डर है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। मैं आपसे, चूंकि आप मुझे सवाल कर रहे हैं, मैंने उनको ये बावर करवाया है कि हमारा 9th रिव्यू इन ऑर्डर है, जो आपकी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, आपको आगे रिव्यू करके पैसे पाकिस्तान को देने चाहिए $500 मिलियन। लेकिन कांट डिक्टेट, अगर नहीं आते तो विल मैनेज, नो प्रॉब्लम। क्या हमने 98-99 के बाद बिटवीन जब प्रोग्राम नहीं था तो मैनेज नहीं किया था, मैनेज किया था। बट डॉक्टर साहब इट्स फाइन इफ यू डोंट केयर, बट दिस इकोनॉमी केयर्स। और इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो सऊदी अरब के भी पैसे हमारे पास हैं वो इस कंडीशन के साथ है कि हम IMF के प्रोग्राम में रहेंगे, इस कंडीशन के साथ है। दो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी आपको पैसे उसी वक्त देंगे, बड़े इंस्टीट्यूशन, जब आप IMF के प्रोग्राम में होंगे। तो IMF के $1 अरब का मसला नहीं है, फिर पैसे कैसे अरेंज होंगे, इन रिजर्व्स के साथ कैसे चलेंगे आगे? शाहजेब साहब मैं एग्री करता हूं मुल्क की खातिर, इसीलिए मैं उनसे भी डील कर रहा हूं। मगर अपना IMF आ रहा है, ना दोस्त ममालिक पैसे दे रहे हैं और ना ही बैनुल-अक़वामी इदारे। मुल्क के वज़ीर आज़म खुद IMF के सरबराह को फ़ोन कर रहे हैं मगर मामला तय नहीं पा रहे हैं और IMF मुतालबा कर रहा है कि पहले शराइत पूरी करो, मगर हुकूमत फैसले नहीं कर पा रही है। हालांकि इमरान खान भी कह रहे हैं कि IMF प्रोग्राम बहाल ना हुआ और मुश्किल फैसले ना किए तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुश्किलात आएंगी, आप तैयारी कर ले मेरी कौम के, महंगाई आने वाली है।
एक अभी जो महंगाई है इससे ज़्यादा महंगाई आने वाली है, क्योंकि हमारे पास कोई अब दूसरा रास्ता नहीं है IMF के प्रोग्राम के बगैर। अगर हम IMF का प्रोग्राम में नहीं जाते तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, जिससे और ज़्यादा मज़ीद मुश्किलात होंगी जो कि हम इस प्रोग्राम में जब जाएंगे तो हमारे पास आएंगी। सारी सूरत हाल है, मगर मुल्क की सियासी क़यादत सियासी चालों में लगी है।